मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है कि पाइथन में अगर मल्टीटास्किंग आपको अचीव करनी है तो आप मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। पाइथन में अगर आपको मल्टीटास्किंग अचीव करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकते हैं। अभी मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, इसको देखते हैं। मान लीजिए, इमेजिन करिए एक सिचुएशन, ये कोई भी एक हमारा एक मान लीजिए शॉप है या शोरूम मान लो, गारमेंट्स की शॉप है और ये यहाँ पर सेल्समैन है, ये आपका सेल्समैन है। अब ये पहला कस्टमर आता है, ये कस्टमर कुछ शॉपिंग करने आता है। इवन कस्टमर, मान लीजिए ये अपने लिए जैकेट देख रहा है, सेल्समैन ने इसको जैकेट दिखानी शुरू कर दी। अब दूसरा वाला कस्टमर इसी शॉप से कुछ परचेज करना चाहता है, तो दूसरा वाला कस्टमर जब यहाँ पर आएगा तो इस कस्टमर को इसी सेल्समैन को सर्विस देनी है। ऐसा मान लेते हैं कि हमारी शॉप पे दूसरा कोई सेल्समैन है ही नहीं, एक ही सेल्समैन है जो अभी बिजी है पहले वाले कस्टमर के साथ। पहले वाला कस्टमर का टास्क अभी पूरा हुआ नहीं, दूसरा कस्टमर आ गया शॉप पर, ये अपने लिए कुछ परचेजिंग करना चाहता है। तो अब इस सेल्समैन के पास दो तरीके होंगे। पहला तरीका होगा सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करें। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मतलब है कि वन कस्टमर एट ए टाइम हैंडल करेगा, और जब पहला कस्टमर कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरे कस्टमर को हमारा हैंडल करना ये शुरू करेगा। अगर इस अप्रोच के साथ ये सेल्समैन इन दोनों कस्टमर को हैंडल करेगा, तो इमेजिन करिए अगर और भी कस्टमर्स आते हैं इस शॉप पर, तो बाकी सारे कस्टमर्स का जो वेटिंग टाइम है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। इस वाले कस्टमर, ये nth कस्टमर है, तो इसका वेटिंग टाइम इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके पहले जो कस्टमर है वो कितना टाइम ले रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ अगर ये सेल्समैन जाता है तो इसे बोलते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। और इस अप्रोच में हो सकता है बहुत से कस्टमर हमारा शॉप पर आ ही ना और चले जाएं, तो जो ओनर होगा शॉप का उसको नुकसान हो रहा होगा। दूसरी अप्रोच यह कहती है कि सेल्समैन को हम ये कह देते हैं कि आपके पास जब पहला कस्टमर आया तो आप इसी को कंप्लीट ना करें, इसको एक टाइम दें। उतने टाइम में अगर ये हो जाता है कंप्लीट तो ठीक है, नहीं होता है तो आप इस वाले कस्टमर के पास आ जाएंगे। हो सकता है पहला कस्टमर पसंद करने के बाद ट्रायल रूम में गया हो, ट्रायल रूम में जाके देख रहा है, पहन रहा है, सेल्फी ले रहा है, डाल रहा है घर पे, तो जब तक तो ये फ्री है ना, इस दौरान अपना ये टाइम यूटिलाइज कर सकता है। इस दौरान ये दूसरे कस्टमर को सर्विस कर सकता है ना। तो अगर हम इस सेल्समैन को ये कहें कि सेल्समैन, आप अपना टाइम एक ही कस्टमर पर मत रखना, आप क्या करना, टाइम को शेयर करना, कभी पहले कस्टमर को, कभी दूसरे को, कभी पहले को, कभी तीसरे को। तो हो सकता है इन सारे कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है वो आप रिड्यूस कर लो। जो nth कस्टमर था इसका वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा था, वेटिंग मतलब इसको सर्विस मिलना ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब एटलीस्ट आप इसको दो चार कपड़े दिखा तो दोगे, जब तक ये पसंद करेगा किसी और के पास चला जाए। तो ये जो सेल्समैन है, हम इसे कुछ नहीं कहते, इसने बीटेक एमसीए एमटेक पीएचडी नहीं करी है,
ये 10th फेल हो सकता है, लेकिन ये करेगा ऐसा ही जो हमने सेकंड वाला बताया है ना। क्या करेगा, ये हर कस्टमर को अपना टाइम देगा थोड़ा थोड़ा, और एक साथ क्या करेगा, उन सारे कस्टमर को डील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे कि सेल्समैन के अंदर नेचुरली क्या है, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक साथ मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना, टाइम शेयरिंग का यूज करना। आप अपना टाइम शेयर करिए, एक ही जगह पर अपना टाइम मत लगाते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा सारे काम को खत्म करने में। ठीक है, अब ऐसा हो सकता था कि ये वाला जो कस्टमर है ये सिर्फ एक रुमाल लेने आया था, बताओ उस रुमाल के लिए उसको पूरे दिन वेट करना पड़ जाएगा, अगर उसके पहले वाले बहुत कुछ लेने आए हैं। तो अगर सबका जॉब स्टार्ट कर दिया जाए तो एटलीस्ट उन लोगों की जॉब तो खत्म हम पहले कर ही देंगे जिनकी जॉब छोटी है। तो मल्टीटास्किंग करने का ये फायदा हो जाएगा हमारा। अगर आप सीक्वेंशियली सबको सर्विस देंगे तो एक ऐसा जॉब जो बहुत छोटी थी लेकिन वो सीक्वेंस में बाद में आ रही है, उसका वेटिंग टाइम ओवरऑल शुरू से काउंट करोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब यही कहानी पाइथन में भी इम्प्लीमेंट होती है। कैसे होती है, पहले मैं इस कहानी को बना कर दिखाता हूँ प्रोग्राम में। तो हमारे यहाँ पर जो कस्टमर है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। इस कहानी में जो हमने कस्टमर समझा है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे अपना फंक्शन। तो आप क्या करें, आप दो फंक्शन बना लें, मैं दो के साथ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अपना दो फंक्शन बनाएंगे। क्या काम करने के लिए बनाएंगे, वहां पर वो जैकेट लेने आए थे, रुमाल लेने आए थे दोनों कस्टमर, यहाँ पर फंक्शन है, कोई ना कोई काम करेंगे। तो मान लीजिए एक फंक्शन मैं बनाता हूँ जो यूजर से इनपुट लेगा और चेक करेगा कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो इनपुट है, वो इनपुट हमारा इवन है या ऑड है। ठीक है, तो ये हमारा चेक करने वाला काम करेगा। ठीक है, चेक नंबर नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है, और यहाँ पर अपना लॉजिक लगाता है, नंबर मॉडलेस इक्वल टू 0, नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड। ये पहला कस्टमर हो गया, यानी कि पहला फंक्शन बनकर तैयार हो गया। जब ये चलेगा तो ये नंबर का इवन ऑड चेक करके हम बताते हैं। अब हम दूसरा फंक्शन लेकर आ गए, दूसरा कस्टमर हम बनाते हैं। दूसरा जो कस्टमर है, दूसरा जो फंक्शन है, वो हम बना रहे हैं किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है डी ड्राइव के अंदर, एक फाइल है मेरे पास python.mp4 करके, ये फाइल है python.mp4। मैं इसका नाम पी करना चाहता हूँ, पाइथन से इसका नाम पी करना चाहता हूँ, प्रोग्राम से करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, प्रोग्राम से करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम कर दिया रीनेम फाइल। ये फंक्शन अपने अंदर से इंपोर्ट करेगा ओएस मॉड्यूल के लिए, और ओएस मॉड्यूल के अंदर एक्चुअल में फंक्शन है रीनेम, जिसमें हम अपनी सोर्स फाइल का पाथ बताते हैं जिसको रीनेम करना चाहते हैं। ये वाली फाइल को हम रीनेम करना चाहते हैं, और किस नए नाम के साथ किस पाथ पर रीनेम करना चाहते हैं वो हम सेकंड आर्गुमेंट में एज डेस्टिनेशन बताएंगे। तो मैंने इसका नाम करा दिया मान लीजिए py.mp। ठीक है, डी ड्राइव के अंदर ही सेव है। दो कस्टमर आ गए, पहले कस्टमर को जैकेट चाहिए, दूसरे कस्टमर को रुमाल चाहिए। दो फंक्शन आ गए, पहला फंक्शन यूजर से इनपुट लेके इवन आउट बताएगा, दूसरा फंक्शन जो फाइल आप बता रहे हो उसका नाम बदल दे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन करेंगे। तो इन दोनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा।
पाइथन में रूल है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन करने से नहीं चलता है, डिफाइन करने के बाद उसे कॉल भी करना होता है, तब वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमने क्या करा, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, चेक नंबर वाले फंक्शन कॉल करा, उसके बाद रीनेम फाइल वाले फंक्शन को कॉल करा। अब सर यहाँ पे सेल्समैन कहाँ है? सेल्समैन हमारा इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर ही तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है। तो जो सेल्समैन है उसको हम क्या मान लेते हैं, अपना इंटरप्रेटर मान लेते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला कस्टमर कौन पहुंचा, जो पहले आपने कॉल किया। तो पहला कस्टमर ये रहा, यानी कि पहला फंक्शन इंटरप्रेटर चलाना शुरू करेगा। ठीक है, अब ये बताओ ये वाला फंक्शन इंटरप्रेटर कब रन कराएगा, इसके खत्म होने के बाद, या ये खत्म हो या ना हो बीच में इसको भी चला देगा। अभी तक पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन कैसे करता है, सीक्वेंशियली करता है। यानी कि अगर आप पाइथन के इंटरप्रेटर को 3 लाइन लिखते हो, पहली लाइन पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, दूसरी लाइन पर दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तीसरी पर तीसरा कॉल हो रहा है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले इस फंक्शन को कंप्लीट करता है। अगर ये फंक्शन कंप्लीट होने में आधा घंटा लगेगा तो आधा घंटे के बाद इस फंक्शन का नंबर आएगा। अगर ये फंक्शन पूरा होने में 1 दिन लेगा तो 1 दिन बाद इसका नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन अगर 1 दिन ले रहा है तो बीच में इंटरप्रेटर थोड़ा टाइम निकाल कर इसको चला दे। इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियली हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। तो अब मैं देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसको रन कराया, तो सबसे पहले कौन चलेगा, चेक नंबर वाला फंक्शन चलेगा, चलना शुरू हो गया। अभी तो चेक नंबर फंक्शन अपना काम कर चुका है या अभी कर रहा है, कर रहा है। इस दौरान इंटरप्रेटर क्या कर रहा होगा, खाली बैठा होगा, कुछ है ही नहीं करने को उसको, क्योंकि यूजर से इनपुट तो आई पहले, जब इनपुट आएगा तब कुछ आगे एग्जीक्यूट होगा। तो इस दौरान इंटरप्रेटर सोएगा, आराम करेगा अपना। क्या इंटरप्रेटर के पास कोई और काम था करने के लिए, काम तो है, दूसरा फंक्शन तो कॉल करना है उसे, लेकिन वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो कह रहा है कि जब तक पहला काम मैं पूरा नहीं कर दूंगा तब तक दूसरे को मैं पिक ही नहीं करूंगा। अब पहले वाले को कंप्लीट होने में आधा घंटा लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 साल लगे, 5 साल लगे, ये लाइन का एग्जीक्यूशन जब तक नहीं हो जाएगा, इस लाइन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हम नहीं कर सकते। अब हम इंटरप्रेटर से ये कहना है कि इंटरप्रेटर अगर आप सेल्समैन की तरह टाइम शेयरिंग करना जानते तो इस वाले फंक्शन का एग्जीक्यूशन अब तक हो चुका होता। यूजर भले इनपुट आधा घंटे में दे चाहे 1 घंटे में दे, बाकी काम निपटाओ जब तक अपने, जब तक यूजर इनपुट नहीं दे रहा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्क। तो अभी हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पाइथन में बाय डिफॉल्ट, वो क्या है, सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्क का मतलब ये नहीं है कि एक प्रोग्राम में एक ही टास्क करेंगे। सिंगल टास्किंग का मतलब ये होता है कि एट ए टाइम एक टास्क ही कंप्लीट होगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं किया जाएगा। पहले वाले टास्क को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो सब वेटिंग टाइम बन जाएगा दूसरे के लिए, दूसरे को वो इंतजार करना ही पड़ेगा उतना टाइम। तीसरे वाले का इंतजार का टाइम, पहले वाले का इंतजार का टाइम प्लस पहले वाले का खत्म होने का टाइम, फिर दूसरे वाले का इंतजार वाला टाइम और दूसरे वाले खत्म होने का टाइम, सबको इकट्ठा करके तीसरे वाले का वेटिंग टाइम है। फिर उसका अपने एग्जीक्यूशन टाइम जो होगा वो और होगा आगे जाके। तो अब इस अप्रोच को, अच्छा एक बार सर चेक करके आना, कहीं ऐसा तो नहीं है इंटरप्रेटर समझदार हो गया हो हमारा, अपने आप उसने एआई लगा लिया हो और इसको जाके उसने रन कर दिया हो और ये फाइल रीनेम हो गई, हमने हाँ ये देख लो जाके एक बार, नहीं ऐसा हो तो नहीं गया, ठीक है नहीं। ठीक है, दूसरी समस्या, पहली समस्या समझ में आ गई। दूसरी समस्या, मान लीजिए यूजर ने जो नंबर दिया वो नंबर एबीसी दे दिया। अब ये बताओ इस एबीसी को जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या आ जाएगी, प्रोग्राम में हमारी एक्सेप्शन आ जाएगी। जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाती है तो क्या प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होता है, नहीं। अब इंटरप्रेटर क्या बोलेगा कि मैं जिस फंक्शन को पहले रन कर रहा था उसमें एक्सेप्शन आ गई। अब रूल है कि एक्सेप्शन अगर हैंडल नहीं हुई है, ट्राई एक्सेप्ट लगा के, तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये फंक्शन बोलेगा मेरा क्या कसूर है इसमें, इसमें मैंने कौन सी गलती करी है, गलती तो इसने करी है, भुगतना ऐसा ही पड़ेगा। इसे क्या आगे के जितने भी है सबको भुगतना पड़ेगा। तो सर ये तो गलत है, मतलब पहला कस्टमर अगर कुछ लेकर नहीं जाएगा तो बाकी भी कुछ नहीं खरीदेंगे, ये कौन सी बात है, सब अलग अलग होने चाहिए हमारे। तो दूसरी समस्या अभी तक जो पाइथन में एग्जीक्यूशन है वो है, अभी मान लो ये कर दूं तो प्रोग्राम खत्म, एक्सेप्शन आई प्रोग्राम खत्म, बाकी जितने काम थे सब खत्म हो गए, कुछ नहीं होंगे। दोनों समस्याएं चैलेंजिंग हैं, इंडस्ट्री में इनका समाधान चाहिए ही होगा, ऐसे तो सॉफ्टवेयर डेवलप ही नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो अब इस समस्या का समाधान ही क्या निकाला गया, मल्टी थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है, एक टेक्निक है
टू अचीव मल्टीटास्किंग इन पाइथन। तो पाइथन में अगर आप इंटरप्रेटर से मल्टीटास्किंग कराना चाहते हो तो आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी होगी। कैसे करते हैं, क्या होती है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पाइथन में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग मॉड्यूल को आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। पाइथन प्रोवाइड्स थ्रेडिंग मॉड्यूल टू वर्क विद थ्रेड्स। ठीक। अब कोई आपसे ये पूछे कि प्रोग्राम में अब हम थ्रेडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने कहा देखो ये प्रोग्राम, मैं कमेंट बना के लिख देता हूँ, विदाउट मल्टी थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग एक ही बात है, अलग अलग है? एक ही बात है। थ्रेडिंग में एक थ्रेड का होना साइंस आ रहा है, मल्टी माने बहुत सारे, बहुत सारी थ्रेड का होना साइंस आ रहा है। विद मल्टी थ्रेडिंग कैसे करेंगे वो? तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर से एक क्लास होती है जिसका नाम है थ्रेड। थ्रेड नाम की क्या होगी, एक हमारी क्लास होगी। अब सर उस क्वेश्चन का आंसर अभी भी हमें नहीं मिला है। कोई हमसे यही पूछ ले तो थ्रेड क्या होती है, थ्रेड की हिंदी डिक्शनरी में जाकर ढूंढे, धागा मिलेगी। तो धागे का यहाँ पर क्या मतलब है, तो रिलेट करते हैं चीज़ों के लिए कि धागे का यहाँ से क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि थ्रेड की हिंदी जो होती है, जब ढूंढोगे जाके डिक्शनरी में तो धागा मिलेगी आपको, सुई धागा वाला धागा। ये तो थ्रेड होती है और क्या होती है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आपने एक शो देखा होगा जो कि अब विलुप्त हो चुका है, बट कुछ जगह पर अभी मिल जाता है, लाइक चौकीधानी वगैरह में मिल जाता है देखने को, पपेट शो वाला कठपुतली का खेल। तो अब कठपुतली वाले खेल को एक बार रिकॉल करो। कठपुतली वाले खेल में क्या होता है, देखो ये कई सारी कठपुतलियां हैं और ये एक आदमी है। ये आदमी एक ही है, जनरली एक ही आदमी होता है, और ये एक आदमी इन सारी कठपुतलियों को नचाता रहता है। क्या करता है, अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है और धागे से इन सारी कठपुतलियों को बांध लेता है। इतना बारीक धागा होता है कि आपको दिखता ही नहीं है दूर से देखते हो जब। और ये हाथों से खेल करता रहता है, हाथों के मूवमेंट करता है, अपने उंगलियों के मूवमेंट्स करता है, तो आपको लगता है कठपुतलियां नाच रही हैं। तो एक साथ बहुत सारी कठपुतलियों को नचाया जा सकता है बाई एक आदमी। धागे से आप इसको बांध कर हाथ से और कठपुतलियों से कनेक्ट कर लो। तो ये जो धागे हैं ये क्या खेल दे रहे हैं, हमारा मल्टीपल कठपुतलियों को नचाने वाला काम करवा रहे हैं। बस इसी खेल से इंस्पायर होकर कॉन्सेप्ट का नाम क्या रख दिया गया, मल्टी थ्रेडिंग। बहुत सारे धागे बांधो प्रोग्राम में। जब बहुत सारे धागे बांधोगे तो हमारा ये जो कठपुतली नचाने वाला है, यानी कि ये हमारा इंटरप्रेटर हो गया। ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, बहुत सारे धागे का इस्तेमाल करके बहुत सारे कामों को करता रहे। ठीक है, वहां से ये शब्द निकाला गया थ्रेड। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया थ्रेड। ये तो कहानी हो गई समझने के लिए कि थ्रेड वर्ड का रियल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस था कि पाइथन में इसका नाम थ्रेड रख दिया गया है। पाइथन में नहीं रख दिया गया है, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में रख दिया गया है, चाहे जावा है, चाहे डॉट नेट है, चाहे PHP है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीटास्किंग करनी होगी तो एकमात्र तरीका है मल्टीथ्रेडिंग। ठीक है, अब बात आती है थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन बताइए सर। टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी थ्रेड। तो अगर हम पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रेड एक ऑब्जेक्ट है। थ्रेड को अगर मुझे समझाना है तो थ्रेड कौन है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ, अगर थ्रेड एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का। तो क्लास कहाँ है, क्लास का नाम थ्रेड। तो अगर आप एक धागा बांधना चाहते हैं एक टास्क के साथ तो आप एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगा, थ्रेड क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे टास्क को रिप्रेजेंट करेगा, थ्रेड क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट तीसरे टास्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर कि अगर हम थ्रेड को टेक्निकली पाइथन में डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं, थ्रेड इज एन ऑब्जेक्ट, एक थ्रेड। अब मैं इस बात को पाइथन के नाम के साथ जोड़ूंगा।
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूर नहीं है ऑब्जेक्ट। इन पाइथन ए थ्रेड इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास that represents an independent task। एक धागे से एक टास्क को बांध दो, दूसरे धागे से दूसरे टास्क को बांध दो। तो थ्रेड क्या है? थ्रेड एक ऑब्जेक्ट है प्रोग्राम में जो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इंडिपेंडेंट टास्क को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहाँ पर यही करने जा रहा हूँ। तो मैंने थ्रेड क्लास को इंपोर्ट करा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा T1। ये बनाया मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। T2 ये बनाया मैंने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। दो थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट बन गए मेरे यहाँ पर। ठीक। अब पहले वाले थ्रेड के साथ हम कौन सी कठपुतली घुमा दें? तो उस कठपुतली वाले खेल के हिसाब से ये कठपुतलियां हैं। एक फंक्शन एक कठपुतली है, दूसरा फंक्शन दूसरी कठपुतली है। ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किस धागे से कौन सी कठपुतली को नचाया जाएगा? तो हर थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में क्या पास करेंगे? यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास करेंगे टारगेट। टारगेट इक्वल टू आप उस फंक्शन का नाम बताइए जिस फंक्शन को T1 थ्रेड से आप रन कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे आप पहले वाले फंक्शन का नाम। दूसरे वाले से आप किस फंक्शन को एसोसिएट करना चाहते हैं वो आप लिख लीजिए, मान लीजिए रीनेम करो। ठीक है। अब इन थ्रेड के प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट के नेम T1 T2 हो गए, लेकिन अगर आप इनके अपने स्ट्रिंग नेम मीनिंगफुल देना चाहते हैं तो आप अपना अभी भी दे सकते हैं ऐसे करके, नेम इक्वल टू यहाँ पर आप लिख देंगे, ये हो गया मान लीजिए चेक नम थ्रेड। और इसका नाम आप रख देंगे, कोई भी नाम रख दो, मान लीजिए रीनेम फाइल थ्रेड। तो ये ऑप्शनल है, आप ये नाम नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। पाइथन की तरफ से अपने आप कोई भी नाम थ्रेड 1 थ्रेड 2 ऐसे दे दिया जाता है। अब मेरे प्रोग्राम में क्या कर दी मैंने, दो थ्रेड बना दी। अब ये थ्रेड इन फंक्शंस को कॉल करेंगी, ये थ्रेड इन फंक्शंस को कॉल करेंगी। एज ए प्रोग्रामर आपको इन फंक्शंस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना होगा, थ्रेड को बनाया, बनाने के बाद आपने थ्रेड को उनका टास्क बता दिया कि थ्रेड आपका टास्क ये है, दूसरी थ्रेड को बनाया उसका आपने टास्क बता दिया। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके फंक्शंस को रन ना करके थ्रेड को रन करेगा। और जब थ्रेड को रन करेगा तो थ्रेड का जो भी आपने काम दिया है थ्रेड वो काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इंटरप्रेटर इन थ्रेड को तब चलाएगा जब आप इनको स्टार्ट करेंगे। तो जिस थ्रेड को बनाने के बाद रन करना है, उस थ्रेड को बनाने के बाद आप उस पर स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं, T1 डॉट स्टार्ट। T2 को भी स्टार्ट करना है, T2 डॉट स्टार्ट। अब अगर हम इंटरप्रेटर को मल्टी थ्रेडिंग के साथ चलाते हैं तो इंटरप्रेटर की सोच वो सेल्समैन के जैसे हो जाती है जो टाइम शेयरिंग करता है। तो अब जब भी मल्टीपल थ्रेड का एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर से कराया जाता है तो इंटरप्रेटर किसी भी थ्रेड को तब तक नहीं चलाता जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इंटरप्रेटर किसी भी थ्रेड को एक टाइम तक चलाता है, उस टाइम में अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर उस टाइम में वो कंप्लीट नहीं होती है तो दूसरी थ्रेड को मौका दे दिया जाएगा। अब दूसरी थ्रेड को भी तब तक नहीं चलाएंगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए, उसको भी एक टाइम तक ही चलाया जाएगा। अगर दिए गए टाइम में दूसरी थ्रेड अपना काम कर लेती है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पाती है तो फिर से पहली थ्रेड के पास इंटरप्रेटर चला जाएगा कि अब आप दोबारा चलिए। अब दोबारा दिए गए टाइम में अगर वो थ्रेड पहले पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर से इंटरप्रेटर किसी और थ्रेड के पास चला जाएगा। तो इस तरह से एक थ्रेड के पास इंटरप्रेटर कई बार आ सकता है उस थ्रेड को कंप्लीट करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर थ्रेड का जॉब छोटा है तो हो सकता है एक ही बार में इंटरप्रेटर ने जब अपना टाइम दिया उसके लिए तो वो थ्रेड अपना पूरा काम कर गई, ऐसा भी हो सकता है। एज ए प्रोग्रामर हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम ये डिसाइड कर पाए
कि इंटरप्रेटर किसी थ्रेड को कितनी देर तक चलाएगा। हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, ये काम इंटरप्रेटर खुद ही करेगा। हम टाइम सेट नहीं कर सकते कि T1 को इतना टाइम देना, फिर T2 को इतना देना, फिर T1 पे आ जाना, फिर T3 पे चल, ऐसा कोई तरीका नहीं। अगर मैं 5 थ्रेड बना दूं, 5 को बनाने के बाद 5 को स्टार्ट कर दूं, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है पाइथन में कि मैं इंटरप्रेटर को ये कह दूं कि पहले T2 चलाना, फिर T4 चलाना, फिर T1 पे आ जाना, फिर T5 पे जाना। कोई तरीका नहीं। ये सब इंटरप्रेटर खुद अपने आप करेगा। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड शेड्यूलिंग। थ्रेड शेड्यूल होंगी, कैसे होंगी, किस ऑर्डर में होंगी, कितने कितने टाइम के लिए होंगी, कुछ नहीं पता। ये सब इंटरप्रेटर है जो रन टाइम पर डायनेमिकली खुद ही करेगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थ्रेड की शेड्यूलिंग ऐसी ही होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामर को ऐसा करने का कोई राइट नहीं है कि वो थ्रेड की शेड्यूलिंग खुद डिसाइड कर ले कि मैं तो इसी ऑर्डर में चाहता हूँ। ठीक है, नहीं होगा। अब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो दोनों थ्रेड चल रही है। इंटरप्रेटर अपना समय दोनों थ्रेड को देगा। जब जिस थ्रेड को मौका मिल रहा है वो थ्रेड अपना काम करेगी। अगर वो थ्रेड मौका मिलने पर भी काम नहीं कर पा रही है तो इंटरप्रेटर उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो वो थ्रेड उस इंटरप्रेटर का जो दिया गया टाइम है वो खराब कर रही है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, आपको क्या लगता है पीछे वाला काम हो गया होगा? हो गया होगा, तभी तो फायदा हुआ थ्रेडिंग पढ़ने का। अगर अभी भी नहीं हुआ तो फायदा क्या है इतना सब पढ़ के? अब पहली थ्रेड रुकी रुकी रहने दो। इंटरप्रेटर ने अपना टाइम दूसरे को दिया होगा, और भी होते तो सबको दिया होता, और जो जो अपना काम कर रही है वो अपना कर रही है। तो सर हो गया, हमने कहा बिल्कुल, देखो जाके क्यों नहीं हुआ होगा। अब सर एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैं यहाँ पर गलत भी दे दूं, क्या फर्क पड़ता है? वो थ्रेड तो अपना काम कर गई। तो किसी भी थ्रेड के अंदर आई एक्सेप्शन से बाकी थ्रेड के एग्जीक्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर लिख दिया है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र टास्क है वो। इस बात का किसी दूसरी थ्रेड से कोई मतलब नहीं है। कोई थ्रेड अगर चल रही है, अपना काम कर रही है, उसने कुछ गलती कर दी तो अब पूरा प्रोग्राम बंद नहीं होता। अब से वो थ्रेड बंद होती है, उस प्रोग्राम में जितनी और थ्रेड्स हैं वो अभी भी चलती रहेंगी, अपना अपना काम करती रहेंगी। तो हर थ्रेड एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब अगर मैं सही दूंगा तो सही चलेगा, नहीं दूंगा तो नहीं चलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स जो मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके बनाए गए होंगे। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप जितनी मोबाइल ऐप और जितने वेबसाइट और कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसमें शायद ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें मल्टी थ्रेडिंग का यूज नहीं होता होगा। पहला एग्जांपल, आपने क्या करा, आपने बहुत सारी मूवी डाउनलोडिंग पे लगा दी। तो ये बताओ, मान लीजिए पहली मूवी करप्ट हो गई, डाउनलोड नहीं हो पाई किसी वजह से, तो बाकी भी नहीं होंगी? कि बाकी होती रहेंगी? कैसे हो रही है? जब आपने एक साथ 5 मूवी डाउनलोडिंग पर लगाई तो पीछे पता क्या हुआ? 5 थ्रेड बन गई। हर थ्रेड एक अलग अलग मूवी को डाउनलोड कर रही होती। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, जितनी भी डाउनलोडिंग है, जीमेल पर अटैच करते हैं आप फाइलों को, तो जीमेल पे आपने 5 फाइल अटैच करी। ठीक है, तो अब पहली फाइल बहुत बड़ी है, दूसरी फाइल छोटी है, तो दूसरी पहले अटैच हो जाएगी, पहली होती रहेगी उनमें। तो जितनी भी, व्हाट्सएप पे याद हो, व्हाट्सएप पे आपने कोई वीडियो अपलोड करी और एक टेक्स्ट आपने लिखा, एंटर मार दिया, पहले कौन पहुंचेगा? क्यों? पहले तो आपने अपलोड करी वीडियो। अगर ये दोनों काम एक ही थ्रेड से हो रहे होते, यानी कि बिना थ्रेडिंग के हो रहे होते, तो सीक्वेंशियली होते। बट ऐसा नहीं हुआ। टेक्स्ट पहले पहुंच गया क्योंकि टेक्स्ट का साइज छोटा था, वीडियो का साइज बड़ा है, वो अलग थ्रेड से जा रहा है। व्हाट्सएप पे जितने भी आप मैसेज डालते हो, वीडियो डालते हो, इंडिपेंडेंट मैसेज, इंडिपेंडेंट वीडियो, पिक्चर, सब अलग अलग थ्रेड से हमारे अपलोड होते हैं। इसलिए किसी का दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके अलावा और देखो रियल लाइफ में और कितनी एप्लीकेशंस हैं जहाँ मल्टी थ्रेडिंग का यूज होता होगा। ब्राउजर चलाया मैंने, तो ब्राउजर में मैं जितने भी टैब खोल रहा हूँ ना, ये हर टैब एक थ्रेड को क्रिएट कर देता है। अच्छा ये बताओ, इस टैब में अगर मैंने कुछ करा और वो गलत हो गया तो बाकी सब टैब भी खराब हो जाएंगे?
नहीं, ब्राउजर एक ही है, जबकि ब्राउजर दो नहीं है। एक ही ब्राउजर के अंदर जब मल्टीपल टैब ओपन करते हैं तो वो ब्राउजर उन मल्टीपल टैब्स को कैसे हैंडल कर रहा है, थ्रेड्स बना बना कर। जैसे ही आपने न्यू यहाँ पर नया टैब खोला, बैकग्राउंड में ब्राउजर ने एक नई थ्रेड बना दी होगी, अब वो थ्रेड इस ब्राउजर को मैनेज करेगी। हमारी कहानी हमारी। सर और बताओ कि जो एग्जांपल जहाँ रियल लाइफ में मल्टी थ्रेडिंग का यूज होता होगा। हमने कहा अच्छा ठीक है। आप मोबाइल लेकर, अच्छा अभी आप अगर अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो क्या होगा, और वाईफाई ऑन करेंगे तो सारे नेटवर्क आने शुरू हो जाएंगे। कैसे आ गए? आपका मोबाइल एक साथ दोनों चीज कैसे ढूंढ लेगा? तो पीछे क्या चल रही है, हमारी थ्रेड चल रही है। जो आपकी वाईफाई सर्विस होती है वो चलती रहती है, किस पे चलती रहती है, एक थ्रेड पर। आप वाईफाई ऑन करके रास्ते से निकल जाओ, अब जहां भी वाईफाई का एरिया आएगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करा था, आपने वाईफाई ऑन कर रखा था पहले से, तो जैसे ही आप वाईफाई ऑन करते हो वैसे ही क्या होता है, बैकग्राउंड में एक थ्रेड स्टार्ट हो जाती है। वो थ्रेड ढूंढती रहती है वाईफाई है कि नहीं, है कि नहीं। इसी तरह से जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करते हो तो ब्लूटूथ ऑन होते ही क्या होता है, एक थ्रेड स्टार्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, चलो। फिर और कोई एग्जांपल मल्टी थ्रेडिंग का? तो बहुत सारे हैं, आप कोई सा कहीं से उठा लो। अब मान लीजिए आप क्या करते हो, आपने पेटीएम को टैप किया। जैसे आपने पेटीएम ऐप को टैप किया तो पहले पेटीएम 2 से 3 सेकंड तक लोगो दिखाता है अपने। व्हाट्सअप भी लोगो दिखाता है ना, लिखता आता है व्हाट्सअप फ्रॉम मेटा ऐसा करके लिखता आता है। इस दौरान उनको ये शौक थोड़ा ना है अपना लोगो दिखाएं। ये तो एक पर्पज हो गया, चलो कि लोगो दिखा देते हैं। लेकिन उनका एक्चुअल पर्पज ये नहीं था। उनका एक्चुअल पर्पज क्या था, जितनी देर में आप लोगो देखोगे उतनी देर में आपका सारा डेटा सर्वर से फैच कर लाएंगे। व्हाट्सअप, पेटीएम, क्या आपको लगता है आपका सारा डेटा आपके मोबाइल में सेव करता होगा? नहीं। कहाँ सेव करता है, अपने सर्वर पे। आप इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर दो, क्या चल जाएगा पेटीएम व्हाट्सअप? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि लोकल डेटा ही नहीं हमारे पास। डेटा कहाँ से आ रहा है, सब सर्वर से आता है। तो सर ये दो काम कैसे हो रहे हैं? पहला काम क्या है, वो ऐप अपना लोगो दिखा रही है 3 सेकंड तक, और दूसरा काम हो भी रहा है पीछे। पीछे क्या काम हो रहा है, सर्वर से जाकर आपका डेटा भी ले आए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडिंग पर तो बनी हुई है। ठीक है, चलो। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है समझ में आ गया। कब पढ़नी चाहिए? अगर आप मल्टी थ्रेडिंग को समझ रहे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि फिर तो हमें इसे हर प्रोग्राम में पढ़ना चाहिए, आज ही क्यों पढ़ रहे हो, आज तो लास्ट टॉपिक है हमारा, जाते जाते पढ़ रहे हो आप इसे। हमें तो लग रहा है पहले दिन पढ़ना चाहिए था। हर जगह यूज करो। हमने कहा हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन समझने वाली बात यह है, सिंटैक्टिकली अगर मैं देखूं तो थ्रेड एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की कहानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी, उसको पहले समझ में आएगी नहीं। ठीक है सर, सिंटैक्टिकली छोड़ दो, कॉन्सेप्चुअली बताओ। पहले दिन से अगर हम इसे पढ़ने लगे कॉन्सेप्चुअली तो क्या समस्या आ जाएगी? हमने कहा ये देखो, क्या आपको हर दिन ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया था जिसमें एक से ज्यादा टास्क हों और वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हों? अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, देखते हैं आपका डिसीजन क्या होता है। तो थ्रेडिंग अच्छी है, लेकिन किसके लिए अच्छी है, वो डिसीजन लेना एक एक्सपीरियंस के साथ आएगा। मान लीजिए एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमारा भाई चेक फंक्शन बना दिया। यूजर से इनपुट लेगा, जो भी नंबर आएगा, इवन ऑड जो भी होगा। एक दूसरा फंक्शन बनाया मैंने, दूसरा फंक्शन का नाम कर दिया रिजल्ट। अब ये वाला फंक्शन यूजर से नंबर लेकर यूजर को नहीं बताएगा इवन है या ऑड है। क्या करेगा, एक फाइल होगी उस फाइल में राइट करेगा, और फाइल में लिखने वाला काम हम किसी दूसरे फंक्शन से करा रहे हैं। तो मेरे प्रोग्राम में दो फंक्शन है। एक फंक्शन है चेक नाम से, जो यूजर से इनपुट लेकर इवन ऑड चेक करेगा, लेकिन यूजर को बताएगा नहीं कि इवन है या ऑड है। बताने का काम करने के लिए मैंने एक दूसरा फंक्शन बना रखा है रिजल्ट नाम से। ये फंक्शन क्या करेगा, यहां से जो भी रिजल्ट है वो लेगा और फाइल में जाकर राइट कर देगा। अब प्रोग्राम में दो फंक्शन है, मेरे मन में मल्टी थ्रेडिंग की आ रही है, तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीटास्किंग करानी ही नहीं है। हम दूसरे फंक्शन को चलाना ही नहीं चाहते हैं। कब तक नहीं चलाना चाहते, जब तक पहला पूरा ना हो जाए। इस बार तो हम चाहते ही यही हैं कि पहले पहला पूरा हो, क्योंकि पहले वाले का रिजल्ट किस में यूज होगा, दूसरे वाले में यूज होगा। ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं। जबकि थ्रेडिंग की डेफिनेशन में ही आपने एक बात लिखी हुई है, इंडिपेंडेंट।
तो थ्रेड का यूज तब करना है जब आपके मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क हो। एक थ्रेड एक इंडिपेंडेंट टास्क को रिप्रेजेंट करती है, उसको किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर उसको किसी और से मतलब है तो फिर सीक्वेंशियल हो गया फिर तो, क्योंकि आपको दूसरे थ्रेड को रोकना पड़ेगा, वो उसका काम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका काम जो भी होगा उसमें पहले वाले थ्रेड का जो आउटपुट बना होगा उसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप ये कह सकते हैं हम हर उस प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग यूज करेंगे जहां पर हम कम से कम हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट टास्क जरूर। अगर मेरे पास 5 टास्क हैं, पहला इंडिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे पर डिपेंडेंट है, तीसरा चौथे पर, चौथा पांचवें पर, तो 2 थ्रेड बना दो। एक थ्रेड से पहला काम करा दो बस, और दूसरे थ्रेड से ये 2 3 4 वाले काम करा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि कब मल्टी थ्रेडिंग करनी चाहिए और कब मल्टी थ्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब भी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क हो, मुझे एग्जीक्यूट करना हो, तो हम मल्टी थ्रेडिंग यूज करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट टास्क को अभी भी आप सीक्वेंशियली चला रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है पहला टास्क है आपका, अच्छा मान लीजिए, एक और अभी ताजा ताजा लाइव एग्जांपल याद आ गया मुझे। मैं विंडो में एक फाइल कॉपी कर रहा हूँ, F1 फाइल, विंडो में, प्रोग्राम से मैं नहीं कर रहा, कंट्रोल C कंट्रोल V करके एक फाइल को दूसरे लोकेशन पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये फाइल 4 GB की है। एक फाइल है दूसरी, मान लीजिए F1 डैश, इसको मैं दूसरी लोकेशन पर F1 डैश पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये फाइल है 1 KB की। मैंने इसको पहले कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया। अभी बताओ हमारा कंप्यूटर, विंडोज कंप्यूटर, क्या दूसरी फाइल को कॉपी पेस्ट करने देगा या नहीं, जब तक ये पहले ना हो जाए पूरी, या करने देगा? करने देगा। इसका मतलब क्या है, हमारा विंडोज कंप्यूटर में भी मल्टी थ्रेडिंग चल रही है। कंट्रोल C कंट्रोल V एक साथ कितने भी कर लो, आपसे रुकवाते नहीं है कि रुको इंतजार करो, है ना? तो ये भी तो मल्टी थ्रेडिंग ही है। अगर ये सीक्वेंशियल होता तो पहले ये फाइल पहले कॉपी पेस्ट होती, तब दूसरे का नंबर आता। और आपको लग रहा है दूसरी फाइल तो बहुत छोटी है यार, इसको तो वैसे ही कर दो, पहले ही कर दो। हमारी कहानी क्या हो रहा है हमारा, ठीक है। चलिए, अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है समझ में आ गया, कब यूज करनी चाहिए ये समझ में आ गया हमारे लिए। अब हम मल्टीपल थ्रेड के एग्जीक्यूशन को एक बार समझते हैं, और उसका एक हेडिंग भी होता है, इसको बोलते हैं थ्रेड स्टेट। थ्रेड की स्टेट्स क्या क्या होती हैं? एक थ्रेड की 5 स्टेट्स होती हैं। एक होता है हमारा न्यू स्टेट, एक होती है हमारे यहाँ पर रनेबल स्टेट, एक होती है रनिंग स्टेट, एक होती है हमारी ब्लॉक्ड स्टेट, और एक होती है हमारी टर्मिनेटेड स्टेट। ठीक है, अब इस इन 5 स्टेट्स को मैं एक डायग्राम से आपको समझा दूं। जब आप किसी भी थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक आपने लिखा T=थ्रेड, आपने एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस समय हम बोलते हैं थ्रेड इज इन न्यू स्टेट। जब आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप उस थ्रेड ऑब्जेक्ट पर स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं, T.स्टार्ट, तो थ्रेड हमारी स्टेट को बदल लेती है, और थ्रेड कहाँ जाती है, रनेबल स्टेट में आ जाती है। रनेबल स्टेट का मतलब है तैयार हो जाए थ्रेड, उसको मौका मिल सकता है कभी भी। अब आपने बहुत सारी थ्रेड बनाई और उन सब पर स्टार्ट कॉल कर दिया, तो वो सब रनेबल स्टेट में आ गई होंगी। अब इंटरप्रेटर ने रनेबल स्टेट में जितनी थ्रेड आ गई हैं, उनमें से किसी एक को उठाकर रनिंग में ला देना। तो रनिंग स्टेट में इनमें से कोई एक थ्रेड हमारी आ गई। अब इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करेगा कि इसको रनिंग ही स्टेट में रखेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा
तो वो सारी थ्रेड जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं वो तो इंतजार में लग जाएंगी, फिर उनको मौका मिलेगा ही नहीं। अब क्या करता है, थ्रेड हमारा जो यहाँ पर रनिंग में आई थी उसको फिर यहाँ पर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब आप यहाँ पर इंतजार करो और यहाँ पर कोई जितनी भी थ्रेड है उनमें से कोई एक थ्रेड को उठाकर हम रनिंग कराएंगे, फिर ये खेल चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी थ्रेड को इंटरप्रेटर से रनिंग में रखा गया है, लेकिन वो थ्रेड रनिंग में यूजर से इनपुट लेने चली गई या किसी वजह से वो हमारा रुक गई, चल ही नहीं रही है, तो इमीडिएटली इंटरप्रेटर क्या करता है, उस थ्रेड को उठाकर एक तीसरी स्टेट में डाल देता है, ब्लॉक। कोई भी थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में तब तक पड़ी रहेगी जब तक वो जिस वजह से रुकी हुई है वो वजह खत्म ना हो जाए। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी थ्रेड को हम रनिंग स्टेट में ले गए और वो यूजर से इनपुट लेने वाला काम करने लगी, तो जैसे ही वो यूजर से इनपुट लेने जाएगी वैसे ही हमारा वो थ्रेड रुकेगी, क्योंकि यूजर इनपुट जब तक देगा नहीं तब तक आगे कुछ काम होगा नहीं। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस थ्रेड को रनिंग से हटाकर कहाँ डाल देगा, ब्लॉक्ड स्टेट में डाल देगा और रनेबल में से किसी को उठाकर रनिंग में रख देगा। अब जो ब्लॉक्ड स्टेट में आ गई है वो रनिंग में आ सकती है कि, हमने कहा नहीं आ सकती, क्योंकि पहले उसका काम तो खत्म हो जिस वजह से रुकी हुई है। अब जैसे ही किसी थ्रेड को ब्लॉक्ड स्टेट में डाला गया था यूजर इनपुट की वजह से, जैसे यूजर इनपुट आएगा वो थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट को छोड़कर कहाँ आ जाएगी, रनेबल में आ जाएगी, क्योंकि जिस थ्रेड को रनिंग में आना है वो अपने आप को कहाँ रखेगी, रनेबल में रखेगी। जब वो रनेबल में अपने आप को रखेगी तब इंटरप्रेटर उसको उठाकर दोबारा से सीपीयू असाइन करेगा रन होने के लिए। अब कोई भी थ्रेड रन होते होते अगर खत्म हो चुकी है, अब कुछ है ही नहीं चलने के लिए, तो पांचवी और आखिरी स्टेट होती है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड कोई भी थ्रेड अगर अपना काम पूरा कर चुकी है ना, तो वो क्या होगी, हमारी टर्मिनेटेड हो जाएगी। कोई भी थ्रेड जब क्रिएट होती है, जब हम थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो न्यू स्टेट में है, और जब हम उस पर स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो वो रनेबल स्टेट में आ गई। जब इंटरप्रेटर ने उस थ्रेड को रन कराया तो वो रन स्टेट में आ गई, रन होने लगी, रनिंग स्टेट में आ गई। अब थ्रेड की कोई गलती नहीं है, थ्रेड यूजर से इनपुट लेने नहीं जा रही है। अगर कोई भी थ्रेड यूजर से इनपुट लेने नहीं गई है तो क्या वो चलती रहेगी जब तक चलना चाहे? हमने कहा अभी भी ऐसा नहीं होगा। अब इंटरप्रेटर अपनी मर्जी से, थ्रेड के अंदर कोई ऐसी वजह नहीं है कि उसको रोका जाए, थ्रेड को रोकना पड़ेगा। क्यों? बाकी इंतजार में खड़े हुए हैं, उनको भी तो नंबर देना है। तो जरूरी थोड़ा है कि जब कोई कस्टमर ट्रायल रूम में जाएगा तभी हम सेल्समैन से कहेंगे आप दूसरे को कस्टमर को हैंडल करो। पहला कस्टमर खड़ा हुआ है ट्रायल रूम में नहीं जा रहा है तब भी तो आप दूसरे को दे सकते हैं अपना टाइम। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर है। तो जब कोई भी थ्रेड सब कुछ ओके है और इंटरप्रेटर देख रहा है कि ये हमारा टाइम काफी ले चुकी है, तो उसको प्रीएम्पशन कर देगा। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है? प्री माने पहले, एम्पशन मतलब होता है खाली, एम्प्टी से बना एम्पशन। तो खाली करा लेगा उससे रनिंग स्टेट को, और कहाँ रख देगा उसको, ले जाके रनेबल स्टेट में रख देगा, और रनेबल स्टेटमेंट से किसी भी थ्रेड को उठाकर रनिंग कराना शुरू कर देगा। अगर कोई थ्रेड रन होते होते सस्पेंड हो गई, सस्पेंड का मतलब वो चल ही नहीं रही है, तो अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको रनिंग से हटाकर रनेबल में डालेगा। कहाँ डाल देगा? ब्लॉक में डाल देगा। फिर ब्लॉक से रिज्यूम में आएगी, रिज्यूम से फिर इसको मौका मिलता रहेगा। अब कोई थ्रेड खत्म हो गई तो टर्मिनेट कर दो, कोई थ्रेड चल रही है चलते चलते उसने एक्सेप्शन दे दी तो खत्म कर दो। तो किसी भी थ्रेड को खत्म होने की दो वजह होती हैं, या तो आप वो कंप्लीट हो चुकी है, अपना काम कर चुकी है पूरा, या फिर वो एक्सेप्शन देकर बंद हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी थ्रेड की स्टेट्स।
अब क्या मल्टीपल थ्रेड एक ही काम कर सकती हैं? अभी आपने मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस करा था क्योंकि आपके पास दो काम है, एक दो, पहले थ्रेड से पहला काम करा रहे हो, दूसरी थ्रेड से दूसरा काम करा रहे हो। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक ही काम है, इसी काम को मैं दो थ्रेड से करा सकता हूँ। जरूरी है दो थ्रेड होंगे तो दो अलग अलग काम होंगे ही होंगे? क्या एक थ्रेड एक ही काम को इंडिपेंडेंट मैनर में नहीं कर सकती अपने लिए? हमने कहा कैसे? एक पहले रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर कोड बनाकर टॉपिक खत्म हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल है, आप डेली उसका यूज करते हो, आपको पता नहीं है कि वो थ्रेडिंग हो रही है ना? आप फेसबुक चला रहे हो, ये आप हो, ये आपका जैसे कोई और भी यूजर है जो फेसबुक चला रहे हैं। आप अपने ब्राउजर से या मोबाइल से फेसबुक को चला रहे हैं, ये दूसरा वाला अपने मोबाइल से फेसबुक चला रहा है। या चलो अभी सब एक जैसा कर देते हैं, ब्राउजर चला रहा है, ठीक है? सब अपने अपने ब्राउजर से फेसबुक को चला रहे हैं। अब ये फेसबुक की वेबसाइट, ये चल रही है आपके सर्वर पे, ठीक है? अब इस ब्राउजर से आपकी रिक्वेस्ट गई लॉगिन पासवर्ड के लिए कि भाई ये यूजर ने पासवर्ड लॉगिन कर दे। क्या जिस समय इस ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई है, क्या उसी समय कोई और फेसबुक को रिक्वेस्ट कर सकता है या नहीं? कर ही रहा होगा। अभी आप पढ़ रहे हो, पता नहीं कितने लोग चला रहे होंगे फेसबुक, है ना? तो अब हम ये मान के चलते हैं फेसबुक के सर्वर पे एक फंक्शन है, मान लीजिए इसका नाम है लॉगिन। ये फंक्शन अपने अंदर कोड लिखकर बैठा है चेक करने का। तो जब भी कोई यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड देता है फेसबुक के लिए, तो हम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि फेसबुक पाइथन में बना हुआ है, वैसे पीएचपी में बना हुआ है ना? मान के चलते हैं पाइथन में बना हुआ है। तो पाइथन में एक फंक्शन है जो चलता है और ये इस यूजर का आईडी पासवर्ड गेट करके चेक करता है डेटाबेस से कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब दूसरा ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो अपना यूजर नेम पासवर्ड लेकर आएगा, तो फेसबुक का सर्वर फिर इस फंक्शन को चलाएगा। कैसे चलाएगा? ये फंक्शन तो ऑलरेडी अभी एक यूजर के लिए चल रहा है। एक साथ अगर एन रिक्वेस्ट आ गई तो सब के लिए इस फंक्शन को चलाना पड़ेगा, फेसबुक के सर्वर को। चलेगा कैसे? अभी तो एक को चलेगा, पहले खत्म होगा, फिर दूसरे को चलेगा, तो फिर तो लाइन में लग जाएंगे सारे के सारे। मल्टी थ्रेडिंग करी गई। जैसे ही एक रिक्वेस्ट आएगी फेसबुक के पास, फेसबुक क्या सर्वर क्या करेगा? थ्रेड बना देगा, और वो थ्रेड क्या करेगी? इस फंक्शन कॉल करेगी। दूसरी रिक्वेस्ट आई, दूसरी थ्रेड बन जाएगी, और दूसरी थ्रेड भी क्या काम करेगी? इसी फंक्शन पे चलाएगी। एन थ्रेड आएंगी, एन की एन थ्रेड क्या काम करेंगी? इसी फंक्शन को चलाएंगे। तो जब मल्टीपल थ्रेड एक ही फंक्शन को चलाती हैं, तब भी इस फंक्शन को इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन कंसीडर किया जाता है हर थ्रेड के लिए। जब T1 थ्रेड इस फंक्शन को चला रही है, तो T2 थ्रेड जब इसी फंक्शन को चलाएगी तो T2 को लगेगा ये मेरा अलग ही काम है। हमने एज ए प्रोग्रामर वो एक ही बनाया है, लेकिन हर थ्रेड उसे क्या कंसीडर करती है? मेरा अपना अपना काम है, मुझे मतलब नहीं है कि इस काम को कोई और कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक इंडिपेंडेंट टास्क ही कंसीडर किया जाएगा। तो जितनी भी वेबसाइट आज मार्केट में चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे यूजर रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक साथ, लगभग सभी में कर सकते हैं, इंटरनली मल्टी थ्रेडिंग का यूज करके बनाई गई है। बिना मल्टी थ्रेडिंग के ये नहीं हुई। जब मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता था 1992-93 में, जब मल्टी थ्रेडिंग के बिना वेबसाइट बनती थी, मल्टी थ्रेडिंग तो होती थी बट वेबसाइट बनाने में यूज नहीं होती थी, तो उस समय क्या होता था? लाइन लग जाती थी, जो यूजर बाद में आएगा वो बैठा इंतजार करता रहता था, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता था वहाँ। ठीक है, तो इस समस्या के लिए फिर काफी हैवी सॉल्यूशन दिया गया था, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग एक हैवी सॉल्यूशन होता है मल्टीटास्किंग को अचीव करने का। ठीक है, बहरहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हमारा स्कोप अलग है, ये स्कोप अलग है। अब सर ऐसा ही कुछ आप करके दिखाइए, ऐसा ही कुछ आप करके दिखाइए, यही हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा मल्टी थ्रेडिंग का। तो मैंने क्या करा, मैंने इमेजिन करा, मान लीजिए कोई एक फंक्शन बनाया, प्लेटफॉर्म
और इस प्लेटफॉर्म, या चलो एक काम करें, चलो ये बना देते हैं। तो मैं जो एग्जांपल सोच रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। मान लीजिए कोई एक रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन खड़ी हुई है। अब इसी प्लेटफॉर्म पर क्या दूसरी ट्रेन आ सकती है? आ सकती है, लेकिन उसी समय नहीं आ सकती। तो एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी ट्रेन आ सकती है, लेकिन अलग अलग टाइम पर आएंगी। ठीक है। अब मान के चलो प्लेटफॉर्म एक फंक्शन है, ट्रेन एक थ्रेड है, और बहुत सारी ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म पर आना चाहती हैं। आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का कोड बना रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए कोई भी ट्रेन आ रही है, तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म। फिर लिख दिया मैंने, ट्रेन इज अराइव ऑन प्लेटफॉर्म। ट्रेन इज लीविंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद ट्रेन हैज लेफ्ट प्लेटफॉर्म। तो जो भी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आएगी वो ये चार काम करके अपना चली जाएगी। अब मैंने क्या करा, मैंने दो थ्रेड बनाई, दो ट्रेन बना दी, है ना, कहानी के अकॉर्डिंग। मैंने दो ट्रेन बना दी, दो थ्रेड बना दी, और दोनों का टारगेट क्या कर दिया, सेम प्लेटफॉर्म कर दिया। ठीक है। T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट। अब क्या होगा, पहले T1 ट्रेन को प्लेटफॉर्म मिलेगा, फिर किसको मिलना चाहिए, T2 को। हमें ऐसा लग रहा है, बट थ्रेड का एग्जीक्यूशन हम जानते हैं टाइम शेयरिंग के साथ होता है। तो जब T1 थ्रेड चल रही है, तो जरूरी नहीं है T1 थ्रेड अपना काम पूरा कर ही लेगी। हो सकता है T1 थ्रेड अपना सिर्फ दो ही स्टेटमेंट चला पाई, और इंटरप्रेटर ने क्या करा, T1 को रोक दिया, प्रीएम्पशन कर दिया, और T2 को चला दिया। अब T2 जब चलाएगी तो T2 भी यही काम करेगी। तो हो सकता है कि T1 अपना काम किए बिना ही T2 उस काम को करने लगे, तो ऐसा फील आएगा कि एक समय में प्लेटफॉर्म पर दो ट्रेनें एक साथ आ गई। ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रेन इज अराइविंग, ट्रेन हैज अराइव, ट्रेन इज लिविंग, ट्रेन हैज लेफ्ट। मतलब पहले T1 थ्रेड अपना पूरा काम कर गई है, तब दूसरी थ्रेड को मौका मिला होगा, तब ये मैसेज दोबारा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो पता नहीं इस बार इंटरप्रेटर क्या सोच ले। जितनी बार प्रोग्राम रन कराएंगे इंटरप्रेटर थ्रेड के एग्जीक्यूशन को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकता है। सर अभी भी सही आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार और करते हैं। सर अभी भी सही है। तो अभी मैंने इस प्रोग्राम को जितनी बार भी चलाया है, हर बार हमारा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो स्मूथ हो रहा है, कहीं भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर, हो ये रहा होगा कि थ्रेड का जो काम है वो थोड़ा सा छोटा है, अगर मैं काम को बढ़ा दूं तो कैसे बढ़ाओगे? याद करो, मैंने आपको एक मॉड्यूल पढ़ाया था, टाइम। टाइम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन था, उसका नाम क्या है, स्लीप। मैंने यहाँ पर 2 सेकंड के लिए सिलेक्ट कर दिया। अब देखो, जब पहली थ्रेड इस फंक्शन को चलाएगी तो ये दो लाइन चलाने के बाद थ्रेड स्लिप हो जाएगी। अब इंटरप्रेटर खाली हो चुका होगा, कुछ है ही नहीं करने को। अब इंटरप्रेटर के पास मजबूरी होगी कि वो दूसरी थ्रेड को चलाएगी, और जब दूसरी चलेगी तो दूसरी भी यहाँ पर आएगी। ट्रेन इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म, ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन इज अराइविंग, दूसरी ट्रेन भी आ गई, जबकि पहले वाली ने अभी प्लेटफॉर्म को छोड़ा नहीं। तो सर इसमें आप क्या करना चाहते हो? हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं जिसका नाम होता है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन।
सिंक्रोनाइजेशन की हिंदी होती है तालमेल। बहुत सारी थ्रेड अगर एक ही काम को करती हैं तो उस केस में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। जब थ्रेड अलग अलग काम करती हैं तो मुझे कहीं कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जब बहुत सारी थ्रेड एक ही काम करने आती हैं तो मुझे वहां पर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन करना होता है। अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कैसे करा जाता है? तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हम एक लॉक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एल के इक्वल टू लॉक नाम की एक क्लास है, पहले आप इसे इंपोर्ट करेंगे। और ये आपने लॉक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इससे होगा क्या वो देखो, कोई भी ट्रेन जैसे ही इस फंक्शन को रन करेगी, यानी कोई भी थ्रेड इस फंक्शन को जैसे ही रन करेगी वैसे ही वो इस फंक्शन को लॉक कर देगी। कैसे करेगी लॉक? एल के डॉट एक्वायर, जो भी लॉक ऑब्जेक्ट था उस लॉक ऑब्जेक्ट पर आपने एक्वायर फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन लॉक हो गया। अब इस फंक्शन को कोई भी थ्रेड जो एंटर कर गई है, जब तक वो लॉक को फ्री ना कर दे तब तक दूसरी थ्रेड इस फंक्शन को नहीं चला सकती। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पर लॉक को रिलीज कर दूं। अब इस बात की गारंटी है कि जो थ्रेड इस फंक्शन को पहली बार चलाने आई थी उसने इस फंक्शन को लॉक कर दिया है और रिलीज कहाँ करा है? यहाँ रिलीज करा है। अब क्या होगा? अब इस दौरान थ्रेड कुछ भी करे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, इस फंक्शन को अब इंटरप्रेटर किसी दूसरी थ्रेड से नहीं चलवा सकता। ठीक है। अब जब पहली थ्रेड इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेगी तभी दूसरी थ्रेड इस फंक्शन को चला सकती है। दूसरी थ्रेड को मौका ही नहीं मिला होगा। जब तक पहली थ्रेड अपना पूरा काम ना कर ले तब तक दूसरी थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करने नहीं आएगी। तो सर एक चीज बताओ, फिर सीक्वेंशियल नहीं होगा ये? जिस चीज की समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए आप थ्रेडिंग लाए थे, वापस से जाते जाते आपने वो समस्या फिर ले आई, ये तो सीक्वेंशियल हो गया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जब ये T1 थ्रेड है, ये T2 थ्रेड है, ये T3 थ्रेड है, ये एक F1 फंक्शन है, ये F2 फंक्शन है, ये दोनों थ्रेड इस फंक्शन को चला रही हैं, ये थ्रेड इसको चला रही है। ठीक है, अब सोचना, T1 थ्रेड ने F1 फंक्शन चलाया, T1 थ्रेड को रोक दिया गया। अब T2 थ्रेड इस फंक्शन को चलाने आई, फंक्शन पे लॉक लगा हुआ था, T2 थ्रेड चला ही नहीं पाएगी, ये भी रुकेगी। लेकिन इंटरप्रेटर इसको तो चला सकता है, इसका काम तो अलग है। तो अब कंकरेंसी, कंकरेंसी मतलब है टाइम शेयरिंग के साथ मल्टीटास्किंग। तो अब जो मल्टीटास्किंग होगी वो किसके साथ हो रही होगी? T3 के साथ हो रही होगी। T4 थ्रेड है, वो अपना कोई तीसरा काम कर रही है F3, तो वो तो चल सकती है। तो सीक्वेंशियल किसके लिए हो गया? उन थ्रेड्स के लिए सीक्वेंशियल हो गया जो एक ही काम करने आ रही है। अगर कोई भी थ्रेड दूसरा काम कर रही है तो वो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किस प्रॉब्लम के लिए हमारा फोकस करता है? मल्टीपल थ्रेड्स जब एक ही काम करने आएंगी तो उनको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर थ्रेड्स अलग अलग काम कर रही हैं तो अभी भी चल सकती हैं, उसमें थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। चलिए, लकीली आप आगे जाके मल्टी थ्रेडिंग की जो एप्लीकेशंस हैं वो खुद से बहुत कम बना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट करके दे दी गई। ये बस आपको समझने के लिए था इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर कोई पूछ ले ये सब होता कैसे तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ ये ऐसे होता होगा। आप कभी भी इस तरह से कोडिंग शायद ही करेंगे आगे जाकर, क्योंकि आपको लाइब्रेरी में हाई लेवल सपोर्ट मिला हुआ है। आप बस उन फंक्शंस को कॉल करिए, अपने आप वो थ्रेड बनाकर सारे काम आपको करते रहे। चलिए, परसों मिलेंगे, कल ऑफ रहेगा थर्सडे वाला। फ्राइडे को हम लोग अपना डेटाबेस वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।